हेलो। हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार जितेंद्र भैया। खरखैचा के जो सब साथी हैं धीरे धीरे आवे लागें, हाजिरी दे लागें तो फिर बातचीत शुरू की जाए। जितेंद्र भैया आए गए हैं। नमस्कार। अब वहीं शैलेंद्र भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं कहूँ। तनी इशारा के हो तो शुरू कर दी जाए। हाँ, अमरेंद्र भैया आ गए। चलो अब देते 3 जने दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे और सब साथी आवा करे हैं। हाँ, हमका आप लोग जौन विषय दिए हो अवधि गद्य, तो वही पर कुछ बातचीत की जाई। और अवधि गद्य के साथ कुछ एक दो छोटी छोटी कहानी लघु कथाएं भी आप सबके सामने रखी गई हैं।
आवाज़ आ रही है, तनी यह संकेत करो भैया। नमस्कार, प्रणाम संजय भैया, जितेंद्र भैया नमस्कार। शुरू की जाए तो ठीक है। सबका राम राम। अवधि गद्य पर बात करना है पहले, तो वही अवधि गद्य पर बात कर ली थोड़ी, फिर उसके बाद कहानी पर बात आई जाई। अवधि क्या जो गद्य है, असल में 11वीं 12वीं सदी से शुरू होते, और अवधि का गद्य वाचिक परंपरा में माने बतकही में तो सदियों से चल रहा है। कब से चल रहा है, कहाँ तक है, अभी चल रहा है माने। तो लिखित रूप जो अवधि क्यार गद्य क्यार है, वो हमका 10वीं 11वीं सदी ते मिले लागत। ग्रेयर्सन पूर्वी हिंदी के रूप में जो जी का जिक्र कही ना है, वो अवधि कविताई भी है और गद्य है। वही में भारत का भाषा सर्वेक्षण जब भवा रहा है, तो ये सब बातें पूर्वी हिंदी और ये सब बोलियों और जी का कहा जाए लोक भाषा, सब पर काम हुआ रहा है। सबका स्वागत है भैया, संजय और अमरेंद्र भैया। लेकिन बाबूराम सक्सेना जी की जो किताब आई सन 38 में, वही मन बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अवधि पर विचार की गवा। खासतौर से अवधि के क्रियापद कैसे होते हैं, शब्दन की व्युत्पत्ति कैसे है, और कौन अवधि कौन इलाके में चलत है की तरह की। तो क्षेत्रवार हमका लागत है बाबूराम सक्सेना जी का जो काम है अवधि का विकास 1938 में आई रहा है। तो वह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द और की ध्वनि, और ध्वनि के साथ उसका जो टोन बलाघात, यही सब पर वह विचार किन्हें ने, और कुछ छोटी छोटी लोक कथाएं भी दे के हुए समझाई नहीं बाबूराम सक्सेना जी। 1253 में जो खुसरो का जन्म हुआ, और खुसरो का लोग कहते हैं खड़ी बोली हिंदी के कवि हैं, लेकिन असल में वो अवध त्यावत हैं। तो अवधि वाली जो क्रियाएं हैं वह उनकी कविताई में साफ तौर पर दिखाती हैं। अब कहा जाए जैसे कि गोरी सेज पर मुँह पर के डारे केस, सांझ भई चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेश। तो यही में आप क्रियापद देख लो, गोरी सोवय सेज पर मुँह पर डारे केस, तो ये साफ साफ अवधि दिखाते। चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेश। तो यही तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलत हैं। तो 12वीं 13वीं शताब्दी से अवधि का प्रचार प्रसार इस तरह से लिखित रूप में भी माने लिखित रूप से आवे लगा। अवधि भाषा का जो उल्लेख है, एक खिलजी कालीन भारत एक किताब है। यह किताब है अतहर अब्बास रिजवी साहब की, अलीगढ़ से छपी रहा है 1955 में। यह किताब में जो भाषा का लेके जो बातचीत की गए है, लिखा गवा टिप्पणी मिलत है देखे, तो वह टिप्पणी आपके सामने रख रहन है कि हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, भावरी, धीर समुद्री, तेलंगी, गुजरी, भावरी, गोरी, बंगाली तथा अवधि। तो खिलजी कालीन भारत में यह जो किताब है बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मिल जाए तो शोध करे वाले का, पढ़िया लिखियन का जरूर पढ़े चाहिए। तो इसमें अवधि का सबसे पहला संदर्भ समझो एक तरह से जिक्र वही रूप में कीन गवा के खुसरो के समय में, खिलजी के समय में अवधि एक संपन्न भाषा रही हुई, तब उनकी किताब में इस तरह से उल्लेख मिलत है। 10वीं 11वीं सदी से माने गोरखबानी में बाय जाओ, अगर देख लो गोरखनाथ बाबा तो अमेठी के रहे, यह एक माना जात है
कि गोरखनाथ का संबंध अमेठित रहा। अवधि में गोरखबानी में गद्य प्रयोग सबसे पहले साफ साफ मिला था। तो उनके जो टीका है कार हैं या जो उनके संत हैं चेला हैं, वे सब अवधि में उपदेश देते हैं, अवधि में बतलात हैं। बतलात तो माने सब रहे, लेकिन उसका लिखित रूप जो है वो इमा दिखाई दे थे, मिले थे। तो अंश देखो कुछ थोड़ा आपके सामने रखा जाए अवधि गद्य प्रयोग का। तो इनका अवधि जाय जयो बनमाली चिन्हो जाय समझो और तिहिकर अगम जपिए। ये क्रियाएं देखिए, गद्य है, गद्य का प्रयोग है। उपदेशक समझा रहा है अवधि जाय जयो जपो, अवधि जाय जपो, बनमालिक चिन्हो जाय के समझो और तिनकर अगम जपिए। तो ये प्रवचन वगैरह में इस तरह की भाषा वहाँ देखने को हमको मिलती है। तो गोरखनाथ बाबा का जो गोरखबानी है वो नाथ संप्रदाय सब जानत हैं आप सब लोग, तो उससे वह जुड़ी रही और वह पूरी परंपरा नाथ सिद्धन की आगे चलत रही। हेलो, तो अवधि का जो गद्य है हाँ आ रहा है, आवाज़ आ रही भैया? बीच बीच में लागत है आवाज़ कहूँ कट रही है तो उसका सुना जाए, जैसे अब चल रहा नेटवर्क की सुविधा है। तो ये जो संदर्भ मिलत है ये सब गोरखबानी में, उसकी टीकाओं में हमका यू प्राप्त होते। इसके बाद आगे जब चली तो 12वीं सदी के आसपास फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण जिमा विश्वनाथ त्रिपाठी जी पर काम किहिन है और बड़ी चर्चित किताब है उनकी प्रारंभिक अवधि, यह पढ़े चाहिए। तो यही में एक प्रसंग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने गद्य कर रख रहे हैं। ये दामोदर शर्मा 20वीं सदी के कहते हैं। देखिए साफ साफ अवधि है कि वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासब, पुराण देखब और धर्म करब। तो ई तना के वाक्य साफ साफ गद्य में प्रवचनन में वही समय मिलत है। तो यह तो बहुत प्राचीन गद्य है। उसके बाद वाचिक परंपरा में तो रहबे की टीकाएं मिलती हैं, बहुत सारी टीकाएं हैं। रामचरितमानस की टीका है। तो अवधि में ये तरह का साहित्य मिलत रहा। 1766 में सन 1766 संत नवलदास की टीका है रामचरितमानस में, वह अवधिन में है। बाबा बैजनाथ कुर्मी बाराबंकी के रहें, तो वह रामचरितमानस की टीका लिखिन है, अवधि गद्य में लिखिन है। तो यही तरह के प्रणाम भैया, नमस्कार भूपेंद्र भैया। तो यही तरह से अवधि गद्य का प्रयोग धार्मिक भाषा के रूप में समझ लो या अपने प्रवचन को कहीं आगे बढ़ावे खातिर अपन बात रखे के लिए समुदाय में यही तरह से गद्य प्रयोग होता रहा। लेकिन वह का लिखित रूप बहुत कम है। 19वीं सदी में अगर देखो तो बाइबिल के अनेक अनुवाद भये हैं, बहुत सारे अनुवाद मिलते हैं बाइबिल के जो अवधि में हुए। तो ईसाई मिशनरी जब आई तो उन्होंने अपन गांव-गांव तक अपना धर्म फैलावे रहा है। तो उनका इस समझ में आवा कि अवधि धर्म की भाषा है, संस्कृत की भाषा आए। तो यही लिए अवधि में ईसायन महाकाव्य लिखा गवा वही जमाने में।
ईशान महाकाव्य 1938 में लिखा गवा रहा है। और खाली ईशान महाकाव्य लिखे नहीं गवा, ईसाई धर्म की बहुत सारी जो गोष्ठियाँ रहे, प्रवचन होते रहे, वो अवधि में शुरू की गई। तो एस मार्सलीन नाम के कोई सज्जन रहे हुए हैं, अब हमका लागत कन्वर्टेड कोई रहे हुए हैं कि यार, तो अपन वे अवधि में ईशान महाकाव्य लिखन रहा। तो इस तरह से अवधि का जो गद्य है वो चलत है धर्म के सहारे, संस्कृति के सहारे, संतन के सहारे, धार्मिक जो प्रवचन करे वाले हैं उनके सहारे आगे गद्य का प्रयोग देखे मिलत है। ऐसे आगे आप चलो तो बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यहाँ अवधि गद्य मिलत है देखे है। भारतेंद्र मंडल के कईयों लेखक हैं तो उनके अवधि गद्य प्रयोग करत हैं। और ख़ास तौर से अंधेर नगरी नाटक के संवाद हैं, आप देख लो तो वे अवधि में है। इनके सबके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जो बाईसवारा उन्नाव के रहे, तो उनका जो है प्रयोग है अवधि का। ख़ास तौर से उनके जो निबंध हैं वे बहुत बढ़िया अवधि में, ख़ास तौर से बाईसवारी अवधि में वही देखे मिलत है। तो 42 साल की उम्र रहा, वो बहुत कम छोटी ही एज में चले गए बेचारे प्रताप नारायण मिश्र। और ख़ास बात रहा है उनकी, वही जो उनका एक वाक्य है, अब जो कथा कहानी किताब आई रहा वही में त्रिपाठी जी कोड की नेन रहा है कि अवधि ने अपने आप को हिंदी पर वार दिया। माने अवधि के गद्य ने, अवधि की क्षमता ने, शब्द संपदा ने, सब ने अपने आप को खड़ी बोली हिंदी पर न्यौछावर कर दिया। तो यह बड़ी बात रहा। प्रताप नारायण मिश्र का वाक्य है। तो अवधि गद्य का नमूना आपके सामने रखे था प्रताप नारायण मिश्र का। उनका कई निबंध हैं। एक निबंध है तिल। तो तिल क्या एक अंश आपके सामने अवधि गद्य में रखा जाए, तनि देखा जाए वही समय उनकी जो अवधि रहे। वाह रे तिल, जहिके बिना पितर पानी नहीं पावत, देवतन का होम नहीं होत, तहिके बड़ाई मनई कैसे कह सकत। ई देखे में छवाट होत हैं, पर गुण बड़े बड़े भरे हैं। तो यही तना के प्रयोग अवधि गद्य में हमका देखे मिलत है। लेकिन जैसे जैसे खड़ी बोली आंदोलन, हिंदी आंदोलन प्रबल होत चला गवा, अवधि का गद्य जो कुछ पनपत रहा वो सब विलीन होने लगा। तो यह तरह से देखा जाए तो ये जो घटना है अवधि गद्य के साथ घटत रही। कविताएं लिखत रहे लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चित न हो पावा। अब पढ़ी से जी का देख लो तो माने अवधि गद्य बहुत अमृतलाल नागर जी लिखिन है कि उनकी अवधि गद्य में भी लिखा था उन्होंने, और कहानी वहानी भी रहा, लेकिन वे सब अप्राप्य हैं, कहूँ पता नहीं चलत है कहाँ चली गई। बहरहाल अवधि का गद्य पढ़ीस जी की कहानिन में तो दिखात है, कहीं कहीं संवादन में दिखात है, और कविता में तो मानो हयन है। अवधि के सबसे पहले प्रगतिशील सचेतक हैं अवधि के भाई पढ़ीस जी। और वही के समय निराला जी अवधि में कुछ पत्र लिखिन हैं। तो एक अवधि क्या पत्र अब आपके सामने हम निराला क्या रख रहे हैं, वही का कुछ अंश है अवधि जी का। कोई बाबा हैं वो उनके लिए बंगाल में रहे तो हुमंत वे चिट्ठी लिखिन है अवधि में। तो निराला जी का गद्य देखा जाए अवधि क्या। बाबा लिखा रहा कतो जाब, मोलो जाब नहीं भा, हिये रह गए कलकत्ते की पूजा दीख, मतवाला की कविता और आलोचना पढ़ के कुछ लिखे। भूल तो कतों होती होई तो सुधारब। निराला जी लिख रहे हैं कि बाबा लिखा रहा है कतों जाब, मुला जाब नहीं भा, हिये रह गए कलकत्ते की पूजा दीख,
मतवाला की कविता और आलोचना पढ़ के लिखे हो, भूल कतों होत होई तो सुधारब। निराला की कविता में कहाँ का करे के चाहिए लिखे हो। तो यह सम्मति हमरे लगे रही। ये निराला बाबा जी का लिख रहे हैं, 108 बाबा उनके यहाँ जो। तो यही तरह से गद्य का प्रयोग चलत रहा और समाज में रहा और जीवन में रहा है, बदकही में रहा है, लेकिन लिखित रूप बहुत कम रहा है। काहे सब अपन हिंदी में आए गए रहें, खड़ी बोली में आए गए रहें। तो यह कुछ ऐसी उदाहरण हमका मिले पुराने अवधि गद्य के, जो ढूंढ पाएं आप सबके सामने रख रहे हैं। फिर बाबूराम सक्सेना अवधि की लोक कहानियन पर और बहुत सारी ऐसी कहानियों पर भी काम की हैं और उनकी श्रृंखला है। आप सब जानत हुई हो, नहीं है तो मिल जाई हैं किताबें। तो विविध रूप अवधि के बाबूराम सक्सेना बड़ा काम की हैं। कहानियाँ, लोक कहानियों का उन्होंने संचय किया, तो उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है। विद्या बिंदु सिंह जी बहन जी, दीदी हमारी, वो लोक कथाओं को संचय बहुत किहिन है, बड़ा काम किहिन है अवधि गद्य पर। तो यही तरह ते पढ़ी जी की कहानी में बतावा हम। अब आगे आ जाओ, जो मुकम्मल अवधि के गद्य की जो बात है वह बंशीधर शुक्ल के यहाँ दिखाते। बंशीधर शुक्ल की जो कहानी बेदखली है वह 1947 से आसपास छपी है, माने आज़ाद हो रहा है देश तो वह समय छपी हुई। और बड़ा अद्भुत चित्रात्मक गद्य है उनका। जे अवधि कहानी या इनके जो पढ़े हुए तो उनका पता हुई। और 57 तक माने 10 साल तक के बीच में भी कई कहानी लिखी। या कहानी हम कथा कहानी वाली किताब में दिया रहा है, तो लेकिन बेदखली जो उनकी पहली कहानी कही जाती है अवधि के। इससे पहले जो मोहिनी चमारिन की कहानी है तो वही का उल्लेख ये समझ लो, क्योंकि लेखिका के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कुछ लोग यह कहते हैं कि वो परंपरा में लोक कथा है, कोई तरह से आए गए कहीं से, लेकिन उनका मोहिनी जी के बारे में कोई ज़्यादा हमका जानकारी मिलत नहीं। तो वो पहली कहानी लेकिन वही मानी जाती है। अब दूसर जो गद्य की कहानी है वह है बेदखली बंशीधर शुक्ल जी की। तो वही का कुछ अंश आपके सामने सुनाए रहे तनी, वही का गद्य का रस जो देखा जाए अवधि क्या कैसे है, आवत है मज़ा। देखिए बोल रहे हैं सुबेरे दृश्य है, सवेरे क्यार पहर है, चिड़ैया चुचवाए रही, कौआ कुकवाए रहे, महोख कुटपीस लगाए है, मुला अपन धुनमा मस्त, किसनऊ चुप्पे अपने खेत में पहुंच जाते। माने किसान ऐसे चिड़िया बोल रही सब है, तो ये उनका अंश है। तो किसान अपने काम पर जा रहा है पूरा जीवन, माने यही लोग अवधि के किसानी, खेती, मजूर और जो जी का जनवादी और प्रगतिशील चेतना कहा जाते, वो चाहे प्रगतिशील चेतना शब्द और व्याख्या चाहे जितनी करो, असल में कूट कूट के लोक जीवन का, जो गरीबी का, मजदूर का, किसान का, प्रकृति का सब भरा पड़ा है। तो अवधि का गद्य यही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, वही पर काम हो चाहिए। और बरसंत माने सदियंत हम लोग बोल बतलाए रहे न, खाली लिखता है नहीं, हम लिखे लागो तो और महत्वपूर्ण हो जाए, कुछ चीज़ें हुई जी। अब आ जाओ तो बंशीधर शुक्ल के बाद याद आवत है रमई काका। रमई काका अवधि के सबसे बड़े गद्यकार कहे जाएं तो अवधि गद्य की रुचि पैदा कर रहे माँ, अवधि गद्य का आस्वाद पैदा कर रहे माँ, रमई काका के बड़ा कोई और काम नहीं की। माने पढ़ी जी आकाशवाणी लखनऊ पहल रहा जो अवधिक गद्य पर काम की, लेकिन वही का कोई रिकॉर्ड मिला नहीं और वही का खोजो नहीं कि इनका आखिर कार्यक्रम देते हुए तो अवधि गद्य में बोलत हुई हैं। लेकिन रमई काका का के जो नाटक हैं एकांकी हैं वह आकाशवाणी आर्काइव में मिल जाते हैं और कुछ लोग काम की ही नहीं वही पर। गणेश विद्यार्थी गुरुदेव दीक्षित जी बतावत हैं
कि वे PhD कराइन हैं और करीब 200-250 एकांकी रमई काका की मिलती हैं। और प्रकाशित रूप में माने छपे हुए रूप में भी उनके जो नाटक हैं वे छपे हैं, 1960-60 में छपे हैं। पहला उनका रतौंधी जो नाटक है वो छपा है। रतौंधी सीरियल आकाशवाणी का है, तो गद्य में वो प्रकाशित हुआ। बोधन बहिरे बाबा उनका छपा सन 60 में। तो ये कुछ प्रकाशित हुए हैं, फिर उनका वो संस्करण हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोगों से खोए गई और बहुत सी रमई काका जी की रचनावली आवे तो कुछ और आगे बात हुए। रचनावली वो फंसी पड़ी, तो अभी तक के ऊपर काम नहीं हो पावा है। अब कारण उनके पारिवारिक हैं, सब जानते हैं हम सब जन। लेकिन अवधि रंगमंच के लिए, अवधि नाटक के लिए, अवधि बतरस के लिए अगर कोई याद की जात है सबसे ज़्यादा तो रमई काका याद की जात है। और वे नए पात्र देते हैं। बहिरे बाबा जैसा पात्र नाम लेते खन रमई काका का चेहरा याद आवत है। हम तो आशीर्वाद उनका मिला है, दर्शन करे का मौका मिला रहा है, तो यही लिए उनका बहुत महत्व है। और नए पात्र बुद्धू समझ लो, जैसे बुद्धू एक पात्र है, अब बहिरे बाबा पात्र है, जगराना बुआ है, कथा कहानी में जगराना बुआ हम दिया है एक एकांकी। माने इस तरह के पात्र वे गांव से, घर से, किसानी से, जीवन से उठावत हैं और फिर उनका वे नाटक के रूप में, अभिनय रेडियो रूपक के रूप में उनका वे सामने रखत है। तो बहुत बड़ा काम रमई काका का है अवधि साहित्य के, गद्य के विकास की दृष्टि से कर देखा जाए। और ये पर शोध हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित चर्चित नहीं हुआ। हम लोगों का और सारा मेहनत करे परी, पढ़े परी, देखे परी। तो हाँ भैया, ये जो बता रहे हो पत्र महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा गया अमरेंद्र भैया, तो वहीं निराला जी का हमका जानकारी नहीं है। और सब वहीं विचार की जाए, पता चले उनकी कि का पत्र लिखिन रहा हुई। लेकिन गद्य अवधि हमका मिला तो वही का हम उल्लेख किया है। आगे देखिए, वही समय में गंगा प्रसाद मिश्र हैं लखनऊ के, तो बात आगे बढ़ाए रहन है। तो गंगा प्रसाद मिश्र जो हैं वे उनकी नानक सौदागर करके उनका रूपक है, नाटक है। और जय की लाठी वही की भैंस उनका रूपक है। और है कहानी उनकी है एक चांद भला सब तारन थे। तो यही तरह के उल्लेख गंगा प्रसाद मिश्र अवधि में काम की है। आकाशवाणी के अलावा, आकाशवाणी वही जमाने में बड़ा सशक्त माध्यम रहा और रचनाशीलता की पहचान, माने लिखाई पढ़ाई, दूरदर्शन तो रहा है ना, एक ठई रेडियो होत रहा है कोई के गांव में, तो सब पूरा गांव भर बैठक सुनत रहा है। और सहारनों में बहुत संपन्नता न रहा है, तो रेडियो बहुत सशक्त माध्यम रहा और वही के माध्यम से अवधि गद्य का बहुत प्रचार प्रसार भवा। तो गंगा प्रसाद मिश्र हो गए। और यही तना और आगे देखो तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा क्या अवधि गद्य पे काम है, रेडियो रूपक वगैरह बहुत काम है। इनके जो द्विपात्र स्त्री पात्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, बतासा बुआ और भानुमति का पिटारा। तो अवधि में मैया माने जो स्त्री चेतना है, ग्राम में स्त्री चेतना जी का कहा जाए, ग्रामीण महिलाओं के जीवन की समस्याएं हैं, परिवार है और परिवार के भीतर के सुख हैं, दुख हैं, भूख है, परेशानी है, लाचारी है। तो वह सबका किसी न किसी रूप में बड़े महत्वपूर्ण ढंग से ये लोग चित्रण करत रहे और हजारों लाखों लोग सुनत रहे इनका गद्य। यू आप समझो वही जमाने में जब रेडियो रूपक या चलत रहे तो सब बैठत रहे सुने खातिर, बहरे बाबा सुने को या बतासा बुआ होए, भानुमति को पटारा, डम्मक ढारा भानुमति का खुला पेटारा। तो यही तरह से उनका माने गद्य प्रचलित रहा वही समय में। यही साथ में युक्त भद्र दीक्षित पुतान हैं, पड़ी जी के जो पुत्र हैं, तो इन्हों के नाटक हैं। रेडियो रूपक झगड़ू महाराज उनका एक कैरेक्टर है। तो ये लोग चरित्र उपस्थित किए हैं आकाशवाणी के माध्यम से। चलाका चाची एक इनका चरित्र कैरेक्टर है, बनाइन है वे। तो यही लोग लिखें। फिर लक्ष्मण प्रसाद मित्र नाम है, आवत है यही इतना। तो असल में लक्ष्मण प्रसाद मित्र के साथ एकांकी अवधि में है।
और उस साथ एकांकी प्रकाशित हो गई। हवे राम बहादुर मिश्र भैया एक निकारिन हैं, उनके परिवार वाले से मिल के तो लोग काम कर रहे हैं। अवधि गद्य आ रहा है धीरे धीरे और अच्छी धीरे धीरे पहल हुई रही है। तो सुनीता अंतरजातीय विवाह माने सन 70 के आसपास अंतरजातीय विवाह पर लेकर एकांकी लिख रहे हैं मित्र जी। तो महमूदाबाद माने सीतापुर के रहें, तो ऐसी जगहन से इस तरह का काम जब खड़ी बोली हिंदी वाले वैसे ज़्यादा साहस नहीं करत रहें, तो सामाजिक सुधार, अंतरजातीय विवाह और दलित विमर्श की चेतना के साथ यह कहानी देखी जाए चाहिए। और एक माने दलित लड़की है, वह डॉक्टर बन जाते तो विदेश से आवत है, तो अमौसी वही का दिखावा जाते, पूरा फूल माला से सब सजा है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अपने समय में सन 70 के आसपास ये बड़ी घटना रहा है। अवधि कहानी के लिए, अवधि गद्य के लिए बहुत बड़ा काम इस तरह से हुआ है। लेकिन वही बात जो है कि चर्चित नहीं हो पाई, चीज़ें सामने नहीं आ पाई। अब धीरे धीरे हम लोगों का करेक्ट परी, जो कुछ कह पाए रहे हैं सब जने करत रहो मिलकर। फिर एक और आगे देखो, त्रिलोचन जी का है बहुत महत्वपूर्ण योगदान। त्रिलोचन जी का कविता में है, बरवई के क्षेत्र में है, और उनका जो महत्व है वह एक बिरवा का पहला अंक जो आवा रहा है, सुशील भाई निकारत रहे तो बिरवा समझाने थे हम जने। तो बिरवा का पहले अंक में एक पत्र छपा रहा है त्रिलोचन जी का, और वो पत्र में यहाँ उल्लेख कहना है कि हम एक रिखई उपन्यास लिखा है। अब रिखई नाम वही का उपन्यास का रहा है। रिखई का भाई देखिस तो कोई नहीं है ना, अब बाद में कहूँ प्रकाशित हुआ है, लेकिन यही पता लागत है कि वो लिखी हुई हैं, तो कहूँ ऐसी वैसी हुई गवाह हुई, छप नहीं पावा। तो हमार जब मुलाकात भय रहा है 90-91 में उनते, तो हमते यह कहत रहे कि भैया अवधि गद्य लिखिए, आप अवधि में गद्य लिखिए। 2-3 दफ़ा कहीं और उनका आशीर्वाद मिला, तो कुछ हम प्रयोग किया रहा वह समय। खैर परजवट वाली किताब में आपके देखे हुए जो जानत हैं लोग, छोट छोट के निबंध। तो मतलब ये त्रिलोचन जी अवधि का कैसे संभाले रहे हैं। वो पूर्वी अवधि है, सबसे बड़ी बात है वो निकट हो जाते थोड़ा इलाहाबाद वैसी का, अगर तनको उनका लोग बहुत समझाएंगे तो भोजपुरी आए, लेकिन वही त्रिलोचन जी डटे रहे। अब कहें कि नहीं, हाँ यह अवधि आए, तुलसी तो सीखा है, तुलसी हमार कवि हैं, मार्गदर्शक कवि हैं। तो मैंने यह एक दृढ़ता त्रिलोचन जी में जो अवधि के प्रति दिखाई देते हैं, वह बहुत बड़ी बात है। उनका आशीर्वाद हमका मिला। तो यह इतना से और बहुत सारी अप्रकाशित गद्य रहेगा। देखो इनका सुशील सिद्धार्थ भैया क्या उपन्यास अंधियार पाख वह लिखिन न है, लेकिन वो छप नहीं पावा। तो इस तरह बहुत सारा सत्यधर शुक्ल देखो छूट रहा नाम, तो सत्यधर शुक्ल जी की कहानियाँ बंशीधर जी के सुपुत्र हैं, वो लिखिन है। कहानी संग्रह उनकी फुलवासक पंचायत आई हुई पीछे थोड़े दिन भरे। फिर जय सिंह व्यथित आद्या प्रसाद उन्मत्त जी हैं। माने इस तरह के बहुत सारे जो लेखक हैं वो लगातार अवधिम गद्यम काम करते रहे हैं। और इन सब के साथ साथ थोड़ा यह समझ लो कि जो कुछ आय पावा है अवधि गद्य में है, जो चर्चित हो पावा है, वह में अवधि ग्रंथावली का भी योगदान है, और बहुत बड़ा योगदान है जगदीश पीयूष जी का। जो ग्रंथावली आई, वो ग्रंथावली में गद्य भी है, पद्य भी है, लोक कथाएँ भी हैं, लोक कविताएँ भी हैं, माने उसके कई खंड हैं। और 2010 में आई रहा है। और ऐतिहासिक काम एक और हुआ रहा है कि पहली दफ़ा साहित्य अकादमी ते अवधि के सेमिनार भई, और हम और अमरेंद्र भाई दू जने रहबे किन, और सब तमाम लोग रहें, सुशील भाई रहें, दीक्षित जी रहें, वेकल उत्साही रहें। तो माने बहुत सारे और लोग इसमें शामिल रहें। कहे का मतलब यूँ है कि अवधि का जो प्रगति है, अवधि का जिस तरह से विकास भवा है, उसमें कविता और गद्य दोनों चीज़ें साथ साथ चली हैं, लेकिन गद्य छप नहीं पावा। छप आप सब जने जानते हो, अवधिक किताब को छपे, जब किताब अवधिक छपत नहीं है, कोई बिना अपन पैसा लगावे छापे तो फिर कोई बाँटे,
और वह के बाद वे का कोई समीक्षा कहूँ न होए, तो बड़ी सारी समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें रही हैं, लेकिन तेहू लोग काम करे वाले लोग तन मन धन ते लगे रहा था। तो जगदीश पीयूष जी का काम है। और आप एक और मान लो बहुत बड़ा काम जो है अवधी गद्य और कविता सबकी दृष्टि में देखा जाए तो वो है जगदीश पीयूष जी का बोली बानी पत्रिका निकालत रहे। बिरवा का हम उल्लेख कह चुके हैं, सुशील सिद्धार्थ भाई शुरू की है। पहल पत्रिका याक निकालिन दीक्षित जी अवधि डिपार्टमेंट में निकाली न है, अवधि नाम से एक पत्रिका रहा। तो विभागीय पत्रिका छोटी सी रहा। पे बिरवा आई, बिरवा क्रम के हिसाब से देखा जाए अवधि, फिर बिरवा, बिरवा के बाद याक जोन्हैया निकालिन पहले राम बहादुर भैया, ठीक है। अवध ज्योत निकालिन, अब 25 साल थे अवध ज्योत निकल रही है। तो आसान काम है का कि बिना कोई साधन, बिना कोई विज्ञापन के माने अपन पेट काट काट के एक तरह से अवध ज्योत पत्रिका निकालते रहे। अब वहीं 25 साल पूरे भए। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से काम किए। अब कौन कैस काम है, कैकी कौन आलोचना हो, ये सब बातें बाद की हैं और होत रही, आगे आगे की जाई। आसाराम भैया नमस्कार, आए गए। तो अब और आगे थोड़ा बहुत बातचीत कई ले। कुछ और जो अवधि गद्यम जिनका हम कथा कहानी में शामिल किया है उनका थोड़ी बातचीत उनकी हो जाए। उन्होंने का उल्लेख जो अवधि गद्यम काम कर रहे हैं और लगातार जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए सत्यधर शुक्ल का हम बतावा रहा है कि उनकी अवधि कहानी किताब आए गए और उनका एक और निबंधन का संग्रह घसमंड वाह वाह है अवधि में निबंधों लिखे गए हैं। राम बहादुर भैया लिखे हैं और लोग लिखे हैं। जयसिंह व्यथित हैं तो इनका अवधि लघु कथा संग्रह आवाज देश का माटी, और बड़की माई इनका कहानी संग्रह है। तो ये सब छप ही चुका है। कहानी कविता को उल्लेख नहीं करें, कविता इनकी कई किताबें आ चुकी हैं व्यथित जी की। शिवमूर्ति जी की कहानी हम पंच अवधि में देखें पढ़ें, तिरय चरित्र तो छोट की कहानी है। तिरय चरित्र उनकी वह वाली जो उपन्यास है वो बहुत वह बड़ी कहानी है, हिमा छोट की कहानी है, अवधि में लिखी गई है। तो कुच्ची का कानून जो है इस पर फिल्म बनी है, अवधि में फिल्म है, वह देखे वाली है, अगर मिल जाए कहूँ तो देखो। तो विद्याबिंदु जी का जो हम बतावा वो उनकी कई किताबें कई उपन्यास आई हैं, कहानी संग्रह आए हैं। तो जैसे भैरव कमाई है, काशीवास है, हिरण्यगर्भा है, जहाँ जोगिया नचावे दुई हिरना कल हम सुन रहे हैं, उनकी किताब है, किताबों से जुड़ी हुई कहानी है, शीर्षक आए जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस सब के बीच में अखलाक अहमद एक बहुत प्रतिभाशाली कहा चाहिए कथाकार हम लोगन के बीच में है। तो वे उनकी जो 2004 में उनका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित किन गवारा है, और वही का किताब का नाम रहा ईद का चंदा। तो ईद का चंदा में कई कहानी है और वही तो या कहानी हमका मिल गया रहा, तो इमें हम रखा है। माने अवधि के गद्य पर काम लगातार भवा है, लेकिन उसका रेखांकित ठीक ढंग से नहीं किन गवा। समीक्षा कहीं रही नहीं, अवधि का तो अकाल रहा। राम बहादुर भैया के बारे में बताएं देखो तो इनकी चर्चित किताब कौन है, यक रहा है राजा, इनका अवधि निबंध संग्रह है। तो निबंध पढ़े वाले हैं इनके। और नखछेद भाई जो उनकी अवधि कहानी है, कहानी किताब आए संग्रह है। तो ये तरह से फिर सुरेश प्रकाश शुक्ल हैं, लखनऊ के हैं, तो इनका अवधि ये उपन्यास आई हैं, गाथा मत्स्यावतार और पिया पैंजनिया, ये तरह की इनकी किताब। प्राची प्रतिभा पत्रिका ने ममाखी के छत्ता एक इनकी आई रहा है अवधि गद्य की किताब। तो बहुत कुछ लिखिन है। विनय दास भैया हैं, फिर देखो इनका नाम जोड़ लो अवधि गद्य कारण में। तो कलयुग बाया धनुष यज्ञ या इनकी अवधि कहानी की किताब आए, अवधि में काम हुआ है। और यह सबसे बड़ी बात है, इनकी एक बहुत बढ़िया उपन्यास है हगनहा ताल। हगनहा ताल आप समझो जी का गढ़ही कहा जाता रहा, शौच के लिए जी पर जो जात रहे खुले में जैसे पहले, तो वही की संवेदना के लेके
कि गांव में जो एक तालाब है वो कैसे हगनहा ताल बन गवा, अब कई तना तो वही पर विचार कीन गवा है। तो यही पर उनका काम है। बढ़िया उपन्यास है, पढ़े चाहिए। अब प्रकाशन बहुत बढ़िया नहीं हो पावा तो का किन जाए, लेकिन किताब बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है विनय दास भाई का एक किताब और आई है, तो वही में भी परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए शीर्षक से लिखन है। और कुछ अवधि के जो कविताएं वो सब आई हैं वो इनकी समीक्षा है, वो तो वे तरह से उमा मिलत है। ओम प्रकाश जयंत हैं। फिर ओम प्रकाश जयंत जी का जो काम है ये बाराबंकी के यहू आए, तो इनकी हास्य व्यंग कविताएं तो हैं हैं और बाल कथा गीत हैं। तो इस तरह का इनका काम है। हमारे पास कहानी है यही में तो शामिल हुए गए हैं। फिर निशिहर जी हैं जो रायबरेली के, सूर्य प्रसाद निशिहर जी हैं। देनिका है, एकांकी संग्रह है पहले खुद का सुधारो। एक के साथ साथ में कहानी है कईयों, महतारी के मनसा, सास का पढ़ैया, ये दो कहानी संग्रह इनके छपे हैं। तो लोग काम कर रहे हैं। अब हमका समझे चाहिए कौन कहीं का काम नहीं कब खराब है, ये सब बातें बाद में आलोचना हुई हैं। चंद्र प्रकाश पांडे दादा बैठ हैं तो इनका परिणाम कर रहे हैं। और साथ साथ इनका कहानी जो मुंदरी बिटिया आई है वो बहुत बढ़िया है, एमा छोट की कहानी है। तो माने अपनी तरह से लोग काम कर रहे हैं। और चंद्र प्रकाश दादा का एक नाटक मुल्ला दाऊद पर बहुत बढ़िया प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी पे, कहूँ मिल जाए डॉक्यूमेंट तो वैका देखे चाहिए। मुल्ला दाऊद चूँकि डलमऊ क्षेत्र के रहें और लड़कहा वाला उनका जो प्रसंग है और बहुत चर्चित और प्रसिद्ध काम है उनका, तो वही का देखे चाहिए। ज्ञानवती दीक्षित बहन जी हैं, इनका कईयों इनकी किताबें आई हैं और अवधि कथा संग्रह है, अवधि उपन्यास है। नदिया जर कोयला भई गोमा तीरे अवधि उपन्यास, गुल्लो कहानी संग्रह है, ये प्रकाशित होने वाला है और अवधि में काम है उनका। इसके साथ रश्मिशील जी हैं, तो रश्मिशील के कई 3-4 कहानी संग्रह आ चुके हैं। और यू रेडियो से जुड़ी रहीं, पहले घर आंगन कार्यक्रम में यहाँ जाती रहें, तो हुमन से कहानी की लिखे की प्रेरणा मिली। काहे से अवधि कहानी, अवधि गद्य कहीं और अवसर तो रहे नहीं। लयदय के आकाशवाणी से बहुत लखनऊ आकाशवाणी कार्यक्रम का सहयोग है कि अवधि गद्य का विकास वो हुमन से हुआ है। तो रश्मिशील जी की अब कईयों कहानी आ चुकी हैं। रज्जो जी है और कोख जाए उनकी पहली रहे, फैसला कई कहानी संग्रह है। तो ये तरह से उनका काम है। सुनील कुमार वाजपेयी की मजाक कहानी हमारे पास मिली रहा है, तो अब उनका और कविता अविता कई किताबें आई हैं, लेकिन अवधि कहानी हमारी समझ में और काम नहीं है उनका। कृष्णमन चतुर्वेदी मैत्रेय हैं, तो ये मैत्रेय जी की कई किताबें हैं। अवधि उपन्यास आई हैं और निर्मोही बाप है, अमंगलहारी है। तो यही तरह से उनकी जो किताबें हैं इनका हमका जानकारी है। गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर हैं भैया, तो गुणशेखर जी देश विदेश घूमे हुए बहुचर्चित समीक्षक तो हैं हैं। और अवधि की चेतना, खास तौर से गांजेरी अवधि वाला जो इनका भाषा है वह बड़ी मोहक है। प्यास कहानी हम सब सुन चुके हैं वहीं पहले, तो वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अवधि कहानी, अवधि गद्य के क्षेत्र में। उनका बहुत स्वागत है। अजय प्रधान हैं जो बाराबंकी के, तो उनकी अवधि कहानी संग्रह एक छपा है, कोयली बेथा न चिल्लाओ, तो यह उनका है। कविता संग्रह आवा है। तो ये इतना से लोग लिख रहे हैं। और अशोक अज्ञानी हैं जिनका बाल कथा संग्रह आवा है। बच्चों पर भी माने लोग काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप हैं भैया, तो प्रदीप जी का भी अवधि में काफ़ी काम है। तो इसी तरह से अवधि कहानी गद्य का की एक यात्रा, एक चर्चा जो हो पाई आपके सामने हम रखा है। अमरेंद्र भैया कहानी है हिमाया। अवधि गद्य जो हमारी जानकारी में आवा है तो उन तो है ही है। यही के अलावा वो लोग लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं।
बहुत इनकी हमका जानकारी नहीं है। जो उनको थोड़ी बहुत जानकारी मधुप जी के माध्यम से मिल पाई। अवधी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा काम है और अवधी के लिखैया पढ़ैया जत्ते जने हैं भैया, उनका सबका इका जरूर पढ़े चाहिए हर हालत में। और लखनऊ मिल जाइए यह किताब, कम से कम वहीमा 2010 तक का जो अवधि में लिखे पढ़े वाला आदमी है, दीन दुनिया का कहूँ कोने कतरे का है, तो वही का जिक्र वहीमा जरूर मिली। और लिखे पढ़े वाले शोधार्थी विद्यार्थी जितने हैं, इनका सबका अगर अवधि में यहाँ कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनका साथ में वह किताब उनके पास हो चाहिए, अवधी साहित्य का इतिहास। हालांकि वहीमा कुछ रिपीटिशन है, माने दोहराव है, कुछ चीज़ें गड्ढमड्ढ हुई गई हैं, लेकिन एक प्राथमिक इतिहास जी का कहा जाए तो वही रूप में अवधि के रामचंद्र शुक्ल उनका कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न समझो, ये तरह से उनका समझे चाहिए, देखे चाहिए। अब आगे और कोई इतिहास लिखी अवधि गद्य कविता के बारे में तो अपने हिसाब से नई दृष्टि से लिखी, लेकिन प्राथमिक तौर पर 500 साढ़े 500 पेज की मोटी किताब है और वही में अवधि गद्य और कविता के बारे में बहुत कुछ चर्चा है। अवधि ग्रंथावली वगैरह भी बहुत कुछ वहीते लीन गवा है, कुछ और चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। उपन्यास लोग लिख रहे हैं और अपने मुख आपन करनी तो करना नहीं, लेकिन बहुत से लोग उपन्यास और लिख रहे हैं। अब रही बात कहानी के, अब हमका लागत है कि टाइम भी हो रहा हो ज़्यादा, घड़ी कई बजे देखना जरा घड़ी, हैं क्या टाइम हुआ? 8:40 से थोड़ा टाइम बचा है, तो एक दो छोटी छोटी हम कहानी पढ़ दी, लघु कथाएं जैसी, और वही के बाद बात खत्म करी। कहे तो यह हरि अनंत हरि कथा अनंता है, अवधि गद्य का मामला है। और यूँ समझ लो कि अवधि का गद्य अब ही नवा है, अभी बहुत सारे प्रयोग वहीमा किए जाए बाकी हैं। और ये इतना ते कहानी अब हम शुरू करिए आपके सामने। तो छोटी छोटी कहानी एक दी आपके सामने सुनाई दी, तो फिर हमका लगा टाइम पूरा हो जाए। कोरोना काल में आजकल चल रहा है, सब जने अपन ध्यान रखियो। तो कहानी पहल है, छोट के कहानी है, वही का शीर्षक है गोवर्धन की बीमारी। गोवर्धन की बीमारी एक छोटा सा जो लघु कथा टाइप में है, तो सुना जाए। अब सब कहती लॉकडाउन खुलेगा रहा, लेकिन मौतन का सिलसिला अब नहीं रुका है। सरकार बहादुर बतावत आए कि अब यही तना चली, पूरी दुनिया के तालाबंदी खुल गई। गोवर्धन काका हैरान है, वे डरभूत मनई बहुत डरात हमें, उनका जीव हाली हाली दुकुर पुकुर हो लागत है। तमाम मनईन तना जैसे हम सब डराई थे, वो डरात हैं। और अपनी लड़का और अपने मेहरवानों तो डरात, मेहरवा और लड़कनों तो डरात है। उनके समूह तो उनका बोलो नहीं फूटत है, हालांकि कौनो उनकी बेइज्जती नहीं करत है, लेकिन एक डर है। का जनी बचपने में उनकी कोई बेइज्जती की ही सोई कहा रहा है, करेजे में उनके कैसा पैदाइशी डर समाएगा रहा है, तो अब तक निकसा नहीं। तो जब तक कोरोना आवा है, वो घर के भीतर मुंह पर अंगूछा कसे रहा थे। मालूम होत है कि कोरोना उनके घर में घुस के उन्हें का पकड़ ली। दुआरे गली पर कौनो बिगिर मास्क के दिखाई दे, अंगूछा बिना कसे दिखाई दे, तो वही का टोंका लागत। और जबले उसका मुंह पर कुछ न कुछ कसवाए न दे मुसिक्का, माने
अंगौछा या मास्क कुछ लगाए न ले तले वो चुपात नहीं। तो दोनों लड़का अब उनके बाहर ते नौकरी के चक्कर में फंसे रहे। तो उनकी चिंता में गोवर्धन काका बहुत दुखी रहे। हालांकि फोन ते सब राजी खुशी मिल जात रहा है, लेकिन चाहे जितना बतलाए लें जीव मजबूत तो आखिन के सामने अपने घर परिवार वाले का देखे थे हो थे। और जब तक सामने न होए तो फिर डर बना रहा था। तो गजब की बात यह रहा है कि जब ते लॉकडाउन खुला हवे तब ते उनकी दुख दुखी और बढ़ गए। 2 कोठरी के यार घर और 2 लड़का बाहर ते घर का लौटे। अब लड़कन के लड़का बच्चा तो सब मिलाए के 8 जने हुई गए। 8 जने का खर्चा 4 बीघा की खेती में काकी के साथ है। अब लो जस्तस उनका 2 जनन का 2 परानन का काम चल जात रहा है। लेकिन अब छपरा की लौकी ते उनकी मदद हुई गयत रहा है। महीना भर लौकी फूलत रही तो उनकी तरकारी वरकारी के इंतजाम हो गवा। लेकिन अब वह लौकी झुराए गए रहा है। यही बेचा में जब सुरेश पंजाब ते लौटा और महेशवा दिल्ली ते आवा अपन परिवार लेके घर आए गवा तो पूरा 2 कमरन का घर भर गवा। तया के दिन तो सबका जीव बहुत खुश हुआ, बहुत नीक लाग भाई बाहर ते आए गए सब लड़का बच्चा घर भर गवा। लेकिन जैसे आगे कस कटी यह समस्या बढ़ गई। तो दोनों खाली जेब जस तस गाड़ी रिक्शा और कहूँ पैदल चल के कौनी तना तो घर का आए। हम सब जन ही न पायन कि कैसे वे आए। तब काका लेकिन मुख्यमंत्री जोगी का बहुत आशीष दिन है। काका जोगी का बहुत आशीष दिन है कि सरकार की तरफ से 1000 रुपया मिल रहा है। और गोवर्धन का मुफ्त में 1000 रुपया मिले की बात सुने तो बड़े खुश भय कि सरकार कबहू देत नहीं है। अरे मिल गवा कुछ पैसा चल। तो पहले जब लड़का गाँव में आवत रहे तो अपनी कमाई क्या 10-20 हजार रुपया जेब में होत रहा है। अब तक कंगला हुई कह आए हैं। नास पीटे करौना के सब करामात आए। यू कुदिन देख के काल हेते गोवर्धन काका क्या जीव तेजी से धुकुर पुकुर हो लगा। अब महीना में 5 दिन मनरेगा में काम मिला। अब वही का पैसा नहीं मिला। अब कुछ कमाई के बार काटत रहे, खानदानी पैसा रहे तो हजामत बनावत रहे, वो सब छूटिन गवा रहे, सब बंद हो गया रहा कोरोना काल में। यहाँ तो क्या करें, शादी ब्याह कामे काजे मरनी करनी में कुछ कमाई हो जात रहा वह खत्म होगा। तो यूँ समझ लो कि कौनियों तना तो उनका धुकुर पुकुर जीव और बढ़ गया, घबराहट और बढ़ गई। तो अब जब घर में 8 जने खाए पिए वाले हुई गए तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। काल रतिया में का भवा उनकी तबीयत जब ज़्यादा गढ़ियाए गए तो दोनों लड़का उनका डॉक्टर के पास ले गए। जांच वाँच भय तो पता चला ब्लड प्रेशर घट गवा है। आए डॉक्टर कहे से इनका जूस पियाओ, मौसमी का न मिल पावे तो गन्ने के जूस पियाओ और वो तो मिल ही जाई। और वही में तनी नमक मिलाए ले हो, तनी नींबुआ निचोड़ दे हो तो लेकिन इनका पियाओ तो इनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, ज़्यादा कोई बीमारी नहीं। तो कोरोना चल रहा है तो तनी ठंडी चीज़न का परहेज रही। लड़कवा नीक रहा, फरमा बरदार आए तो फटाफट सब गन्ने को रस वस खोज लाए और वही का पी के गोवर्धन काका की तबीयत साँचो तनी बहुत ठीक हो गई। 2 घंटा बाद उठ के बैठी गए तो बोले, जब 2 घंटा बाद उठ के बैठ गए तो जो धुकुर पुकुर तनी बहुत रुका रहा है, लेकिन उनकी दासत कब मिटी पता नहीं रहा। अब यूँ समझो कि कैसे मिटाए उनका डर, बहुत कठिन है ये कहना। असल में उनकी बीमारी तो लड़कन के बेकारी आए। तो यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती, यही नोट पर कि लड़कन की बेकारी से बुढ़ऊ बीमार रहा। तो यह क्या कहानी हुई गए छोड़ के। और अब बस करी कहो तो जैसा बताओ सब जने, तो या छोड़ के कहानी कहा तो और सुना दी और नहीं तो बस करी थी। या चलो या कहानी और सुन लो। नान के रहे
एक का शीर्षक है धरती, धरती के किताब, लघु कथा। धरती किताब का मतलब यूँ हुआ कि आदमी पढ़े लिख के गाँव जाते कहूँ जाते तो अपन बड़ा आंकड़ा रहा। तो एक पात्र है राम निहाल, एम ए पास कह के गाँव में पहुँचा। तो राम निहाल एम ए पास कह के गाँव पहुँचे। अपने गांव में पहिल एम ए पास की न है, तो जौनी बार जाएँ सब पैलगी करें, बड़े खुश हों देख, और सब उनका बड़ा बुद्धिमान समझें, और बुद्धिमान समझें, और जैसी जाएँ वैसी पैलगी हो लगे, बहुत सम्मान मिले लग। तो अब राम निहाल सोचिन कि अब हम बहुत बड़े आदमी कुछ बन गए, गर्व आवे लगा, थोड़ा कालर वालर तनी और ऊँच कह चले लाग। राम निहाल अपने गांव घर में देखिन सब जगह सम्मान मिल रहा है, बुद्धिमान समझा जाए लाग, तो अपने ऊपर थोड़ा उनका गर्व हो गया। एक दिन का किन घूमत टहलत भय, नीम के नीचे एक बूढ़ किसान बुढ़ऊ बैठ रहा है बाबा। तो राम निहाल को बुलवाइन, कहें बेटा तुम तो गांव को नाम रोशन कर दे हो, अब तनी हमरे एक सवाल का जवाब दो। और तुम अगर हमरे सवाल का जवाब दे पाई हो तो हम मान लिया कि तुम समझदार हो, और तुम न बताए पाई हो तो हम तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार बिरसा। तो राम निहाल अपने समझत रहा कि हमका का ना आवत है। तो कहें ठीक है दादा पूछो सवाल। तो आगे वो किसान धरती पर, कच्ची धरती माटी में बैठ रहा है। तो अंगुरी से दो लकीरें खींचिस, एक सीधी लकीर खींचिस और एक जैसे सांप चलत है वैसे घुमावदार वह लकीर खींचिस। और बड़ो पूछे ला किसनऊ, तो भैया तुम अब यो बताओ कि ई जोनी दोनों हम लाइनें खींचे ने रेखा खींचे न है, एहिमा इनका का ना हो, इनका का कहा जाता है। और राम निहाल हंसे और बतावे ला, कहीं भैया दादा यही में का है, या सीधी जौन रेखा खींचे हो या सीधी रेखा सरल रेखा कही जाते है, और जौन घुमावदार खींचे हो ये वक्र रेखा आए, एक वक्र रेखा कहा जात है। तो तुरंत राम निहाल जवाब दे दें। लेकिन नीम के नीचे और सब तमाम इकट्ठे हो गए रहे, तमाशबीन मौज ले वाले गाँव नीबी तरह सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखें कहें भाई बुढ़ऊ, कहें देखो तुम चाहे जितना पढ़ आए हो इमें भैया पास कैल है हुई हो, लेकिन यह धरती की हमार जो किताब है वही के हिसाब से तुम्हारा जवाब गलत, यो सही जवाब ना है। अच्छा भाई, अब चूँकि बूढ़ रहा है, बूढ़ मना ही रहा है, सब वहाँ इकट्ठा रहा है, तो उनकी समझ में नहीं आवा कि का कहा जाए। तो तनिक देर सोचत रहे और सोचिन, फिर देखिन आँख दुदाएँ आँख है दोनों लाइनन पर कहीं हैं, तब ना ही समझ में आवा। तो कहें दादा अब तो हमारी समझ में नहीं आवत, अब तुम्हें बताए दो, हम हार मान गए। तो जब राम निहाल कहें भाई कि हमका समझ में नहीं आवत है, तो किसान बोला बूढ़वा, कहे कि ये तुम्हारी किताब की पढ़ाई में न मिली, और यह सीधी जौन रेखा है यह भैंसा मुँतन आए। भैंसा देखो जब जाते हो कहूँ तो देखो वो जो मुँह तक चलत है तो एकदम सीधी लाइन बन जाती, तो यह सीधी वाली रेखा है भैंसा मुँतन। और यह जौन घूमत हुई जा रही है यह जौन लाइन है यह आए वर्धा मुँतन। तो जब वर्ध मुँह तक चलत है कहूँ गोई देखे हो जात बिरिया, तो वो लहरियादार मालूम हो तो सांप जाए रहा, ऐसी लाइन बनत चली जाती। तो लेकिन यह जौन हम बतावा है यह धरती के हिसाब से है, किसानी के हिसाब से है, यूँ फर्क। तो अब जो राम निहाल रहे इनका बेचारे ने पूरी पढ़ाई लिखाई सब समझे ला कि बहुत सम्मान और गर्व रहा है, वो सब बिलाए गवा, और यह इतना बेचारे निराश होकर बैठ गए। अब थोड़ा धीरे धीरे हुई धरती पर आवे लगा। तो यह एक कहानी और हुई गई। अब हम समझे तब टाइम हो चुका है, तो अब बंद कीन जाए। शैलेंद्र भैया हमारी समझ से बहुत हुई गवा, दुई कहानी हुई गई, गद्दे पर बातें हुई गई, तुम जौन कहत रहो ठीक है। और
न मानो तो या कहानी छोड़ के रहो, हम सुना ख़त्म कर दी। फिर एक कहानी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास की मेट्रो केर है अवधिन में है, बहुत छोट की कहानी, यह सुन लीन जाए। एक का शीर्षक है मिठुआ सुर। मीठी बोली माने जो बिटेवा जौन है मीठी मीठी बोली बोल के फंसा लेती हैं, कैसे कैसे करती हैं। तो तनी वह की एक कहानी और सुन लें जा, मेट्रो स्टेशन की कहानी आए। शीर्षक है मिठुआ सुर। यह अंतिम कहानी ही के बाद बंद कर जा। तो अब देखा जाए कि मेट्रो में सफ़र हो रहा है और प्रोफेसर कृपा शंकर मेट्रो से वह जाते रहे विश्वविद्यालय और लड़कों जाते रहे। तो विश्वविद्यालय में जो मेट्रो में सफ़र किन से वो जानत है कि लड़का और लड़की जवान कैसा लपटत चपटत चलत हैं कि जो बड़ा बूढ़ हो वो किनारे सिमट जात है, अपने वैसी बैठ जाते हैं। तो वह कुछ सीन है यही में। प्रोफेसर सुना जाए, प्रोफेसर कृपा शंकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ावत रहे, मेट्रो से उनका रोज आना जाना रहे। उनके बगल की सीट पर एमफिल के 2 विद्यार्थी, चतुर चंट विद्यार्थी बैठ रहे। अब वो 2 विद्यार्थी में याक बिटेवा एक लड़का वही का लफंडर दोस्त, दोनों लपटे चपटे लाग और बतवाए लाग अपन गपर चपर और लपटे चपटे बार बार। तो प्रोफेसर साहब का कहिन अपने थैले से एक किताब निकालिन, मैगजीन किताब कोई, और वही का देख कोई में आँखी लगाए ली। तो देखत तो किताब में रहे, लेकिन उनकी जो नज़र रहे किताब पर और कान बन गए रिसीवर कि माने कैस बात हो रही है, का कह रहे हैं, यह बात उनकी चल रही रहे। सुनत रहे। फिर बगल में वो बेशर्मी जब ज़्यादा बढ़ गए, प्रोफेसर की तरफ देखे बिना वो अपन और ध्यान से सुने लग। फिर लड़के अपनी दोस्त से बिटेवा से कहे, यार सिनाप्सिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो। लड़का अपनी लड़की दोस्त से कह रहा है, यार सिनाप्सिस वाली प्रॉब्लम हमार है, वह का सॉल्व करवाओ। तो बिटेवा पूछे, अरे अभी तेरी सिनाप्सिस बनी नहीं? तो ठहर रुक, अभी रिक्वेस्ट डालती हूँ। तो कहीं कहाँ रिक्वेस्ट दे रही हो? अरे वो सन की प्रोफेसर शर्मा है ना, पिछले महीने रिटायर हुआ है और लड़कियों को बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। अभी पिछले महीने रिटायर हुआ और लड़कियों को बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। बगल में कृपा शंकर जी बैठ रहे हैं और ध्यानस्थ हो गए, उनका कान बिल्कुल मालूम होता रहा है कि वहन लग गया। फिर क्या हुआ भाई? तो कहा हमने फ़ोन किया था और चिरकुट ने फ़ोन नहीं उठाया। लड़का कहा लगा लड़की से कि हमने फ़ोन किया लेकिन चिरकुट ने फ़ोन नहीं उठाया। तो लड़की ने बताया, अरे चुप घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, चुप। अब लड़की बोल रही है प्रोफेसर से फ़ोन पर, हेलो सर, मैं रूपाली, सर मेरा दोस्त कबीर की भाषा पर काम कर रहा है सर, सर उसे सिनाप्सिस जमा करनी है ना सर, प्लीज़ सर कुछ पॉइंट्स व्हाट्सएप कर दीजिए ना, प्लीज़ सर। आप समझिए कि जब से आप रिटायर हुए हैं ना सर, आप जैसा कोई दूसरा टीचर विभाग में आया नहीं। हम विद्यार्थियों की तो किस्मतें फूट गई, प्लीज़ सर आप ही कर सकते हैं, सिनाप्सिस का थोड़ा पॉइंट्स व्हाट्सएप कर दीजिए। और फ़ोन कट गया। अब बात जैसे ख़त्म है तो लड़का पूछे, क्या कहा सनकी ने? तो बिटेवा बताइए कि शाम तक हो जाएगा। अब मिठुआ बोली के जादू से सब काम हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही मिठुआ सुर लगाती हूँ और घर बैठे अपने सब असाइनमेंट उस सनकी से व्हाट्सएप करा लेती हूँ। और ठरकी बुड्ढों को चारा फेंकने में क्या जाता है, थोड़ा चारा मेरे लिए भी बचा के रखना, लड़के ने मुस्कुरा करके लड़की से कहा। बेचारे प्रोफेसर कृपा शंकर उनके दोनों कान खड़े हुए रहे, अपन फ़ोन निकालिन जेब थे और तमाम लड़किन के जो रिक्वेस्ट आए रहे फ्रेंडशिप के और जो मैसेज आए रहे उनका सब का धीरे धीरे डिलीट करे लाग। तो भैया अब मिठुआ सुर का मतलब समझ में आएगा हो आपो सबका। और राम 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 जोहार। आज अतनन कथा रखो, हमारी समझ से टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है और जैस हो तैस बतायो।
हैं, सबकी भली करें। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भैया का, जो खरखैचा पर हमका बोलाइन बोले का मौका दें। आदरणीय अष्टभुजा जी का भी प्रणाम, जो हमका लागत कहूँ सुन रहे हैं। दादा पांडे जी हैं, और जो हम इमा अभी नहीं दिखा रहा है, जिनका दिखा रहा है, जिनका चेहरा, उन सब का हाथ जोड़ के नमस्ते है, प्रणाम है, राम राम है। और अवधि के गद्य पर काम करत रहो भैया सब। गद्य बनी तो भाषा निखरी, गद्य न बनी, गद्य में काम न करी हो तो भाषा न बनी। जैस भी जीवित हुए सके तिवित। और यह की चिंता न करो कौन सही है का गलत है, का सब जने साथे रहो, मिलके रहो, लिखत पढ़त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार खरखैचा के सब साथियों का। अब हम फिनिश करें था भैया।